बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ इब्राहिम और आप देख रहे हैं ग्वादर सिटी न्यूज़। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम का मौजू है माहीगीरी, रिवायात, चैलेंजेस और मुस्तकबिल। जी नाजरीन, आज हमारे साथ तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त समंदर से है और जिनकी ज़िंदगियाँ समंदर और माहीगीरी से जुड़ी हुई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि माजी में माहीगीरी का पेशा कैसा था, आज किन हालात से गुज़र रहा है और मुस्तकबिल में क्या इम्कानात मौजूद हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमानों का मुख्तसर तारुफ़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुज़ुर्ग रहनुमा रसूल बख्श उर्फ कोच, और हमारा जो दूसरा मेहमान है सलमान मोहम्मद, जबकि हमारा जो तीसरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है यूनुस अनवर, जो कि रहनुमा माहीगीर इत्तेहाद ग्वादर से हैं। आप तमाम तीन मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ग्वादर सिटी के वैद शरीफ इब्राहिम के साथ वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हम रसूल बख्श कोच से आप पूछते हैं कि जो माजी में माहीगीरी के दौरान कौन से किस्म के कश्तियाँ और जाल इस्तेमाल किए जाते थे, क्या वो पायदार और समंदरी माहौल के लिए महफूज समझे जाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पूछा जा रहा है कि वो पुराने ज़माने में जो कश्तियाँ थी, पुराने ज़माने के जो जाल थे, वो माहीगीरी के लिए फ़ायदेमंद थे या नुकसान थे? ये बड़ी अच्छी सवाल है। आजकल की छोटे नौजवान माहीगीरों के लिए तो मामबहैसियत माहीगीर मैं ये समझता हूँ कि वो पुराना कश्तियों की अगर फ़ायदा सुनना चाहते हो तो वो इस तरह है। उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो पुराना कश्ती में जो माहीगीर समंदर गए थे, उसको नींद में मिला, तो नींद का जगह भी थे कश्तियों में। उसको अगर धूप लग गया तो कोई छतरी, कोई आचार, कोई वगैरह साया करके ये फ़ायदा भी उसको मिल गया। तीसरा फ़ायदा उसका ये था कि खुदा ना वास्ता किसी वक्त वो कश्ती डूब जाते थे तो अपने आदमियों को भी बचाता था। 2, 4, 6, 10 घंटे के बाद अगर कोई दूसरा माहीगीर उसको अंदाज़ा आता कि फ़लाना कश्ती अरे डूब गया, उसका आदमी से ही सलामत मिलता था। ये उसका पुराना कश्ती का 3 फ़ायदा है। और 4वीं फ़ायदा उसका क्या थी कि वो एक दफ़ा बनाया गया कारपेंटर से, वाड़ों से, तो उस वक़्त की लकड़ी मयार की लकड़ी थी। वो लकड़ी का नाम मुझे याद है, उसको शाग कहा जाता है। शाग ऐसी एक लकड़ी है समंदर के लिए तो 20-25 साल वो खराब नहीं होते हैं। तो ये फ़ायदा को देखा जाए कि अगर एक गरीब माहीगीर को कैसा करके जैसा करके अपने कश्ती बनवाया तो 20 साल के लिए वो परेशानी में नहीं थे, 25 साल में वो परेशानी में नहीं थे, 25 साल ये एक ही कश्ती चला रहा था। ये उसका फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने के और पुराने ज़माने में फ़ायदा कश्तियों में बहुत थे। आपका पूछा था 4 सवाल, मेरा ख्याल में तो पूरा दिन में उसका तारुफ किया जाए तो फिर भी कम में पुराना चीज़ों का। तो अभी हम हमारा जो नौजवान माहीगीर रहनुमा सलमान मोहम्मद हैं, तो उनसे भी ये पूछेंगे कि आजकल अब माहीगीरी के लिए कौन सी किस्म की कश्तियाँ और जाल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये जदीद वसाइल पायदार और समंदरी माहौल दोस्त हैं? आजकल ये बोर्ड हैं या जाले हैं, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हैं और ये वक्त भी नहीं लगाते हैं। क्योंकि एक कश्ती का अगर पहले ज़माने का कश्ती का उम्र 20 साल था, अभी जो ये नया स्पीड बोर्ड है, कायक हैं, बड़े इंजन हैं, ये तो 3 साल 2 साल के बाद एक्सपायर होते हैं।
हर जगह पे टूट फूट, कभी इधर पड़ते हैं कभी उधर पड़ते हैं। और रहा जाले की बात, हम आजकल नाकागिरी कर रहे हैं, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि हमारे खलासियों के पास बचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा जाले एक ही दिन में पहनते हैं हम लोग। ये जैसा हमारे लड़के काम कर रहे हैं खलासी, उनके हाथों से पट रहे हैं। हम भी देखते हैं जाले में इतना गुंजाइश नहीं है। एक दफ़ा आकर चेक करो, इतना बारीक है कि ये एक हफ्ता बड़ा मुश्किल से चलते हैं। हम लोग वापस जाते हैं, फिर ऐसा जाला खरीदते हैं। अभी हम जो कि इस दौर का नाकागिरी कर रहे हैं, हमारा सारा पैसा इसी में जाते हैं। एक साल के बाद काय के स्प्रे रेट हो गया, काय के लिए अभी एक बार ये पट गया, तुम भी मुतमईन नहीं होता है कि समंदर में जाओ, इतना बड़ा दूर है, कभी इसका पटे, फिर पानी आ गए, फिर हम लोग ये डूबेगा। अभी जाला, प्लास्टिक का जाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो सारा सर नुकसान है। हम लोग एक जाला बनाते हैं 1 लाख रुपए आता है, ये एक सीजन नहीं, एक हफ्ते में भी नहीं चलता है। और समंदर के माहौल के लिए ये क्या ही नुकसानदेह है, क्योंकि हम जाते हैं झींगा के शिकार में। हम झींगा पकड़ने में जाते हैं जब ये इतना दूसरी चोटी मच्छी इसमें आता है कि पूछो नहीं, या सौवा का बच्चा हो या मुश्का का बच्चा हो, मतलब ये हर किस्म के लिए समुद्र के लिए नुकसान है। हम जब पत्थरों के ऊपर भी प्लास्टिक का जाला फेंकते हैं तो आधा हम लोग निकालते हैं, आधा पत्थरों में फंस जाते हैं। ये भी उधर नुकसान देते हैं, क्योंकि हम तो अभी नहीं देख रहे हैं कितना मच्छी उधर उन लोगों ने पकड़ के जालों के अंदर आ गया, वो उधर पकड़ के मार रहा है, पकड़ के मार रहा है। नहीं, अभी शायद गर्मी हो जाए फिर ये निकले या ना निकले। आजकल जितना भी को काम हो रहा है समंदर के लिए, समंदर के आयात के लिए सारा नुकसानदेह है। और ये इंजन जो आज कल आया है यामा, इसका सालों सर है पानी के नीचे, पर इंजन भी छोटे नहीं है, 85, 40, 55, ये इतना स्पीड से जाते हैं, ऊपर इनको आवाज़ नहीं है। जब पानी के अंदर जाओ या डुबकी लगाओ, फिर इतना इसका आवाज़ है, इतना आवाज़ है, शायद कान तुम्हारा यही महसूस हो कि हमारा कान फट रहा है, इतना आवाज़ करता है। ये भी मच्छी के लिए, जो समंदर के ऊपर वाला मच्छी है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। ऊपर वाला मच्छी भी है, जैसा बांगड़ा था, जैसा सारों था, और कुछ मच्छियाँ ऊपर होते हैं। ये तो आजकल नज़र ही हम लोगों को नहीं आ रहे, शिकार की बात दूर है। तो इस हवाले से यूनिस अनवर से भी पूछेंगे, जो माहीगीर इत्तेहाद ग्वादर का रहनुमा है। यूनिस साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप माजी और मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाली कश्तियों और जालों का आपस में कैसे मवाजना करते हैं? जिस तरह के मेरे बुज़ुर्ग माहीगीर और नौजवान माहीगीरों ने बात की, अपने अपने अदवार की, मैं समझता हूँ कि हमने भी बचपन में बहुत देखे, जो पुराने कश्ती या उस दिनों के शिकार का तरीक़ा, जाल का इस्तेमाल, वो माहौल दोस्त था, समंदरी माहौल दोस्त था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि वो जो सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि या शायद अब उनका इस्तेमाल भी बहुत ही कम हुआ हो। आज के दौर में ये फाइबर बोट जो आ गए, या बड़ी इंजनें आ गए, या प्लास्टिक जाल आ गए, ये समंदर के लिए नुकसानदेह भी हैं और माहीगीर के लिए भी नुकसानदेह हैं। जिस तरह हमारे नौजवान माहीगीर कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह है। इनको सालाना लाखों रुपया का नुकसान अपनी जगह, और यह समंदरी माहौल को भी तबाह कर रहा है। समंदर के अंदर जो जैसे कि इनका टुकड़ा रह जाता है, या ये जो कश्ती है ये 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलता, जैसे पुराने ज़मानों में 20-25 साल हर कश्ती की उम्र हुआ करता था। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो समंदरी माहौल से, वो हमें नहीं लगता कि वो समंदर के लिए अच्छी हैं। लेकिन यह कि जदीद दौर है, हम जदीद चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ रहा है। लेकिन हमें हर चीज़ को भांप कर देखना पड़ेगा कि आया वो हमारे समंदर और हमारे माहीगीर के लिए माहौल दोस्त हैं या नहीं। उन चीज़ों को अपने समंदर में कारामद करना पड़ेगा।
अब दूसरा सवाल की जानिब जाते हैं। रसूल बख्श कोच भी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप पहले ज़माने में माहीगीरी के लिए जो मकामी हदूद का क्या निज़ाम था, क्या वो निज़ाम बेहतर था, और माहीगीर अपने रोज़गार की हिफाजत किस तरीके से करते थे? मुझे बहुत खुशी है कि आज पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ हमने देखी है, हमने सुना है, कुछ चीज़ें ने हमने खुद देखी है। ये अदबंदी का जो माहौल था, फर्ज करें पिशकान वाला अपने हद में था, गंज वाला अपने हद में था, जीवनी वाला अपने हद में था, ग्वादर वाला अपने हद में था, सुर वाला अपने हद में था। ये मैं हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट इस तरह था कि ये सुर का है, ये ग्वादर में क्यों आ गया, ये पिशकान का है, पैजर में क्यों आ गया। तो मेरा कहना इस तरह है कि मैं ये समझता हूँ कि अदबंदी इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, उसमें यह फ़ायदा है कि हर कोई ये समझते कि हमारा समंदर इतना दायरे में है, हमारा समंदर में सीज़नों में जितना मच्छी आएगा उसका शिकार हम करेगा, कोई दूसरा इलाका का लोग नहीं आके हमारा शिकार को नहीं छीनेगा। और इसी खुशी में खुश थे, सब खुश थे। हर किसी का सीज़न आया, उसने अपने हद में शिकार किया, अच्छे अच्छे तरीके से मच्छी पकड़ा और बहुत सा मच्छी पकड़ा। एक कितना अरसा गुजर गया ये हदबंदी में। जब हदबंदी का माहौल ख़त्म हो गया तो वही लोग जो पेशरा आसानी में अपने हद में शिकार करता था, आजकल वो परेशान है। और क्यों परेशान है कि उसको दूसरे के हद जाने पड़ने में उस वक़्त इंजन नहीं थे, सारे लोग चप्पू चलाते थे। जो कमज़ोर लोग थे, जो कमज़ोर माहीगीर थे, उसके लिए बड़ा परेशानी था। वो परेशानी क्या था कि यार हमारे पानी में मच्छी नहीं है, हम तो पिशकान का है, लेकिन ग्वादर का पानी में मच्छी है, लेकिन हमारे आने जाने में तो बहुत परेशानी है। पहले इसने इस तरह नहीं सोचा था कि आज उधर मच्छी है, किसी दिन हमारे पानी में मच्छी आएगा, वो अपना मच्छी पकड़ेगा, हम अपना पंछी पकड़ेगा। वो भी रोज़गार कर रहे हैं, हम भी रोज़गार कर रहे हैं। हर कोई, हर माहीगीर अपने हद में मछली पकड़ के रोज़गार कर रहा है, उसमें इतना परेशानी नहीं था। जब हदबंदी ख़त्म हो गया तो मैं समझता हूँ परेशानियों का इजाफा हो गया। नौजवान माहीगीर सलमान अब मोहम्मद से भी ये पूछेंगे कि आप माहीगीरी के रवायती लोकल हदूद ख़त्म होने को किस नज़र से देखते हैं? क्या इस तब्दीली से माहीगीरों की मौशी हालात बेहतर हुई है या मुतासर हुई है? हदूद जब होता है हर कोई परेशान नहीं होता। उधर जब हम लोगों का एक हद होता है, परिजर वालों का एक हद होता है, जब मच्छी आता है हम लोगों के पास तो हम मुतमैन है ये हमारा है। 1 महीना 2 महीना हम लोग इधर आराम से शिकार करते हैं। अगर हदबंदी नहीं होता है तो पिशकान वाले आते हैं, सुर वाले आते हैं, उस साइड वाले आते हैं, उस साइड वाले आते हैं। हम अगर 50 कश्तियाँ हैं तो 1000 हम बन जाते हैं। 1000 बन जाते हैं तो जाहिर बात है 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद हमारा सिस्टम मच्छी का इधर से ख़त्म हो गया। फिर रात, फिर दिन, फिर शाम। अभी एक होता है हम लोग जाते हैं उधर, एक बाप एक बेटे हैं, उन लोगों के पास छोटा कश्ती है, हम लोग 6-7 बंदे हैं। अभी हदबंदी नहीं, हम लोग उनके ऊपर चढ़ाइयाँ करते हैं, वो एक जाला फेंकते हैं, हम 6 फेंकते हैं। वो हम महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों के चेहरों में इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। अभी वो कुछ भी नहीं करते हम लोगों को। कभी कभार हम लोगों को बात भी करते हैं, तुम लोग छोड़ते नहीं हो, ये इधर भी आते हैं उधर भी आते हैं। अगर हदबंदी हो जाए तो हर इलाका का बंदा फायदा करेगा इंशाल्लाह। यूनिस अनवर की जानब जाते हैं। यूनिस साहब, आप हमें बताएं, आप माहीगीरी के रवायती लोकल हदूद को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये निज़ाम दोबारा बहाल होना चाहिए या नहीं? असल में हमारे बुजुर्ग जिस तरह कह रहे थे कि पहले अदवार में
जो हदूद हुआ करते थे वो बेहतरीन एक निज़ाम था। उस निज़ाम की एक खूबसूरती ये थी कि जो एरिया उन इलाकों के लोगों का था तो वो समझते थे ये समंदर हमारा है, और उस समंदर को बचाना और उसकी अंदर जो वसाइल हैं वो हमारे हैं, तो उनकी हिफाजत भी वो खुद करते थे। बहुत दफ़ा हमने देखे कि मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग आपस में इस बुनियाद पे लड़े कि आप हमारे एरिए में आके माहीगीरी कर रहे हो और गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। और उस ज़माने में मुझे याद है कि लोग जाते थे जब दूसरे इलाके के लोगों के पास शिकार करने के लिए, तो मजबूर हुआ करते थे कि उस इलाके की ख्वाहिश के मुताबिक और उसकी जालों के मुताबिक समंदर में माहीगीरी करे, ना कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता था। तो आजकल ये हुआ कि ये जो हदूद ख़त्म कर दिए गए हैं, जिस तरह सलमान भाई कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह के पिशुगान या पसरी में हम जाएंगे या उरमाड़ा में हम जाएंगे तो हमारे पास बड़ी कश्तियाँ हैं, हम फ़ौरन पहुंच सकते हैं, फ़ौरन आ सकते हैं। तो हम उनकी जो तरीक़ेकार शिकार है या उनकी जो तरीक़ा शिकार का एहतराम है हम नहीं करते। इससे ये हो रहा है कि उन इलाकों के चूँकि आबादी भी कम है, तो हम बड़े शहर में रहते हैं, तो हमारी कश्तियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो हम यलगार की सूरत में वहाँ जाते हैं, शिकार करके आ जाते हैं, वो मजबूर हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हकीकत में उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत भी पैदा हो रहा है और उनके वसाइल को भी हम लूट रहे हैं। तो हम समझते हैं अगर हदूद वाला सिलसिला किसी न किसी तरह बहाल हो और तमाम माहीगीरों के लिए भी बेहतर है, और ये है कि माहीगीरों को अपनी समंदर से भी दोस्ती और उनसे प्यार हो जाएगा और उसकी रखवाली भी वो खुद कर सकते हैं। जैसे यूनिस साहब कह रहा था कि अगर हदूद बंदी ख़त्म की जाए तो इससे माहीगीरी में दोस्ती मज़ीद पैदा होगा और उसमें माहीगीरी में भी ज़्यादा इजाफा होगा। रसूल भाई कोच की जानिब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि माजी में माहीगीर अपने बामी मसाइल और जो झगड़े होते थे उसको कैसे हल करते थे और नुमाइंदों का इसमें क्या किरदार होता था। बहुत अच्छी बात है कि माजी की बात ये आजकल की माहीगीरों के लिए या नौजवानों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगा। उसके जहन में ये बात बैठेगा कि यार पहले तो ऐसा था तो फिर बहुत अच्छा था। वो क्या थी, हमारे ग्वादर में या सुर में या पिशकान में, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ आजकल तो उसको नाम दिया जा रहा है कि ये तंजीम है। पहले तो उसको नाम दिया गया था कि ये खौदा है। तो जिस लोगों ने माहीगीरों की रहनुमाई किया, उसका नुमाइंदगी किया, उस ज़माने में उसका नाम कौदा लिया गया था, उसको कौदा कहा गया था। उसका फायदा ये था, मैंने खुद देखा कि उसके अपने समंदर की बचाने के लिए बहुत से चीज़ें अपने सामने रख दी। सबसे पहले जो उसने महसूस किया कि रात की शिकार समंदर के लिए एक जवाल है, उसने रोका रात शिकार को, किसी को जाने नहीं दिया कि हम तो रात को शिकार नहीं कर सकते हो, दिन में जाओ शिकार करो। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि यार ये कैसा है, रात को अगर हम जाएगा तुम मुझे क्यों रोक रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ कि तुम तो रात जा सकते हो, तुम्हारे पीछे बहुत से माहीगीर है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बहुत से माहीगीर है, वो कमज़ोर है, वो 2 बंदे के कश्ती है, उसका उम्र आधी हो चुका है, कुछ लोग बुढ़ो लोग भी है, उसके लिए रात को जाना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए रात का जाना उसने पसंद नहीं आया। सबको दिन को इजाज़त मिला कि सुबह की आज़ान हो तो फिर जा सकते हो, शाम तक मगरब तक तुम आ सकते हो। उसमें से फायदा यह था कि दिन में हर लोग काम करते हैं, चाहे कितना भी कमज़ोर हो, दिन के रोशनी में वो काम कर सकते हैं, अपने माहीगीरी को चला सकते हैं।
लेकिन रात में वही लोग काम करते हैं जो उसकी आँख सही है, वो बचपन है उसका, वो नौजवान है, वो रात गुजारती है। लेकिन कमाश कमज़ोर आंखें वाले, उसके लिए रात जाना, रात शिकार करना मुश्किल वाला चीज़ था। यह फ़ायदा था उसका रात पाबंदी लगाने का। दूसरा, उसकी कौदागिरी में यह फ़ायदा था, उसने महसूस किया कि पिलाना जगह, पिलाना सीज़न में, पिलाना मच्छी का सीज़न आ गया तो वो जाल थी, मोटा जाल थी, बड़े आंखें वाली थी, छोटे काने के जाल नहीं थे, फिर भी उसने हदबंदी किया। जाल इस्तेमाल करने के लिए उसने हदबंदी किया। जैसा कि चेराब का एक जाल था, उसने छोटा पानी में छोड़ दिया, उसका शिकार के लिए तुमको अलावा था। बड़ा पानी में चेराब का शिकार करना पाबंदी था। यह पाबंदी उसने लाजमी किया था, वह सब के लिए था। दूसरा, शबरेज एक जाल था, वो लंबी भी बड़ी थी, उसका कश्ती भी बड़ी थी, उसने पूरा रात गुजारा, लेकिन शबरेज में पाबंदी नहीं थे। शबरेज में क्यों पाबंदी नहीं थे? कि शबरेज ऊपर वाला जाल है, नीचे वाला जाल नहीं है। उसको अगर तुम ग्वादर में फेंकता था तो पानी तुमको सुर तक ले जाता था। उसने ये सोचा कि यह नुकसान नहीं देगा समंदर को। ये क्यों समंदर को नुकसान नहीं देगा? कि ये कब्ज़ा एक जगह नहीं करते, ये जहाँ पानी जाते अपने साथ उसको ले जाते हैं। वही जगह है, एक कश्ती ने अपना जाला छोड़ा, ये पानी में लेके गया, फिर दूसरे ने वही जगह छोड़ा, तीसरे ने वही जगह छोड़ा, तो सबको पानी अपनी तरफ ले गया। वो जो जगह थी कुंडी वालों का, चिरदान वालों का, उस जगह में वो कब्ज़ा नहीं करता था। ये वो ज़माने की पायदा थी कौदा वालों की। जिस रियाम में जो चिरदान का माहौल था, जैसा बालादी कुएं है, चीरी कुएं है, गंजाबाद है, गच्ची कुएं है, कोदप है, कोताड़ है, दुमार है, जिरदुमार है, तो अगर नाम लिया जाए तो ऐसा इस तरह की 100 नामों से ज़्यादा तुम्हें मिल सकती है। तो सब रियामों के ऊपर जाला चेराब करना और वहाँ मच्छी पकड़ना जाले के लिए पाबंदी था। वो बहुत फायदेमंद चीज़ था। जितना भी हमारे बचपन में हमने देखा, जून जुलाई गर्मियों के सीज़न में तो ये लोग सुबह गए थे, शाम से पहले दोपहर 3 बजे तक आया था। ये सब लोगों ने अपने मतलब से मच्छी पकड़ के लाया था। ये सारो मच्छी था, पिशक मच्छी था, बारकाली मच्छी था, कग्गा मच्छी था, कुंपू मच्छी था, आमलोस मच्छी था, किस्म किस्म की और मच्छी था। ये तो बाहर वाले थे जो शराब ने कुंडी किया, जब उसको रेज वाला कहते थे। दो बहुत से लोग थे, वो बुड्डेल वाला थे। बुड्डेल का मानी उसने नीचे का मच्छी निकाला। वो सूरू था, ग्वातक था, मलेलक था, चाँचू था, नाम्बू था, लूतारी था, आलाड़ी था, जरदुम था। तो दुनिया ने देखा कि हर वक्त ये कश्तियाँ जो आजकल उसको जीटी कहते हैं, हमारे बचपन में हम जब छोटे थे उसको पुर्दो कहा था, उसको पुर्दो का नाम दिया गया था। वो पुर्दो में आया था, हर कोई कश्ती आया था, वो मच्छी में भर भर के आया था। फिर उसका बोली भी हो गया, उसका नीलामी भी हो गया। तो एक चीज़ था, मच्छी में रेट नहीं था, लेकिन खुशी का बात यह था कि मच्छी बहुत था। मच्छी क्यों बहुत था? कि पाबंदी लगाया गया, पाबंदी हटाया नहीं गया। मुझे याद है कौदा अहमद की ज़मानत है, जो आज भी इस तरफ कुमाड़ी वाद कहता है, कोई इस तरफ कौदा अहमद वाड कहते हैं। उस ज़माने के जो सरदारों की इलाका, जो सरदार होते हैं, नवाब होते हैं, वडेरा होते हैं, हमारे इलाके के सरदार ये थे। उस तरफ कौदा यूसुफ थे जो बाबर का पीरुक था, इस तरफ अनवर साइन शाह थी, कौदा अहमद थे।
तो मैंने अपने आंखों से देखा उस ज़माने में जो पाबंदी लगाया गया था, जुमे की रात की भी पाबंदी थी कि जुमे को कोई समंदर नहीं जाएगा, कोई मच्छी नहीं लेगा। वो पाबंदी बरकरार थी। माहीगीर भी कुछ थे, समंदर को भी रेस्ट मिला। मैंने देखा, आप जानता होगा कि जुबैर का नाम का एक लड़का है, उसका बाप का नाम था अलदोस्त। इधर मुल्ला मुराद के करीब उसका घर है, पल के करीब। उसका बाप का इंतकाल हो गया। वो 3 बंदे थे, एक अलदोस्त था, अलदोस्त हुसैन, वो नाकुआ था कश्ती का। दूसरा एक याकूब था, याकूब इब्राहिम, इसका कलासी था। तीसरा अली हसन नाम का था एक, ये भी उसका कलासी था। ये गौर के शिकार के लिए गया था, जो बराम चलती है। इसको इस दिन गौर नहीं मिला। यह काली आ गया तो मगरब से पहले जहाँ पोर्ट बनाया गया है या इस हदूद में, तो उसने देखा कि मुरबो मच्छी बहुत है, मुरबो मच्छी बहुत है। इसका जहन में यह बात आ गया कि मैं मुरबा मच्छी बहुत है, ये इसको भर के ले जाएगा। तो जब ने उसने मच्छी पकड़ना शुरू किया, वो हाथ का जाला था रोग वाला, इसने मच्छी पकड़ा, अपना कश्ती भर दिया। जब ये साहिल में पहुंच गया, इंजन का ज़माना नहीं था, चप्पू चला रहा था, ये साहिल में पहुंच गया, अपना मेतक में आ गया, डूरिया में आ गया। तो लोगों ने शोर मचाया, बाकी माहीगीरों ने, कि यह कौन सी बात है, हम सब के लिए जुमा मना है, तुम्हारे लिए जाना मना नहीं है क्या? तो यही बंदों में 10-15 माहीगीर कौदा अहमद के पास गया कि कौदा साहब, जुमे में पाबंदी है, इसने मच्छी पकड़ा, मुरबा मच्छी भर के लाया। मैंने अपने आंखों से देखा, कौदा अहमद खुद आया, त्याब के किनारे में खड़ा हो गया, 10-15-20 आदमी के साथ। उसने ऐलान किया कि जाओ, इसके कश्ती में जितना भी मच्छी है, इसको समंदर में फेंको, इसका कश्ती काली करके ऊपर रख दो। तो ये पाबंदी में क्या था, समंदर का भी फायदा था, उसको रेस्ट मिला 24 घंटों में, हर जुमे में 24 घंटा उसको रेस्ट मिला। शिकार के लिए पाबंदी था। और दूसरा क्या था, हम जितने भी माहीगीर थे, हमारा ऊपर का जो बचा हुआ काम था, किसी का जाला पट गया, किसी का कश्ती का सफाई था, चूना चर्बी लगाना था, तो जुमे के दिन में ये दोनों तरफ फायदा हो गया। माहीगीर ने अपना सारे ऊपर का काम इसी जुमे के दिन में या पूरा मुकम्मल कर दिया। तो आजकल पाबंदी नहीं है। मैं बैसियत माहीगीर मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी ज़वाल है, एक बड़ी ज़वाल है कि जुमे की रात, जुमे के दिन, इसके लिए भी पाबंदी नहीं है। यही तो बात। सलमान मोहम्मद, आप मौजूदा दौर में माहीगीर अपने मसाइल और बाहमी झगड़ों को किस तरह हल करते हैं? माहीगीर तंजीमों और नुमाइंदों को इसमें क्या किरदार है? हमारा जब समंदर का मसला होता है, जैसे कुछ अर्से पहले हुआ, वायर नट के जाला, वायर नट बोलते हैं, ये ग्रुप मच्छी का शिकार करता है बड़ी तादाद से। तो मसला हो गया, तो सारा माहीगीर नुमाइंदा, जो माहीगीर तंजीम थे, वो बैठ के एक फैसला उन लोगों ने लिया। अभी तो हमारा जब भी मसला होता है, हम तो आते हैं, जैसा हमारा तंजीम है माहीगीर इत्तेहाद, हम उसको बोलते हैं, वो आगे जाके बात करता है। लेकिन जो इदारे हैं समंदर के बचाने के लिए, कुछ सरकारी इदारे हैं, उनका इधर कुछ भी रोल नहीं है। अगर तुम इसको देखते हो, बस ये जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर से आया, ये पता नहीं। अभी अगर ऐसा कोई इदारा है, उसका काम ये है कि ये जाला फेंक रहा है, ये वो कर रहा है, ये जैसा कि ये बड़ा लांच है, ये नज़दीक पे शिकार कर रहे हैं, तो वो करें। हम तो जाते हैं माहीगीरों के पास, हमारे का आपसी झगड़ा हो वो तो हल करते हैं।
तंजीम हमारा, ये तो हमारे लिए बहुत काम करते हैं। जैसा कोई मसला होता है, समंदर का गोदी का मसला था, तो हम लोग हर साल नुकसान में थे। तूफान आ गया, हमारे कश्ती इधर बांधते थे, हमारी कश्ती तूफान की वजह से टूट फूट का शिकार हो गया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गोदियाँ बन गए दोनों तरफ से। ये तो माहीगीर जो तंजीम है इन लोगों का काम था। इन लोगों ने बड़े मेहनत की, हमने देखा कभी इधर बैठते थे कभी उधर बैठते थे। लेकिन अगर ये इदारे थोड़ा बहुत अपने रोल अदा करें तो शायद हमारे लिए आगे जो हमारा नस्ल आएगा वैसे, मतलब अभी हम शिकार कर रहे हैं, हमने देखा हमने कितना मच्छी पकड़ा पहले, आज हम देख रहे हैं कितना। आज भी पहले गधे का जमाना था, हम लोगों का बात यही था 3 गधा मच्छी पकड़ा, 3 गधा गाड़ी मच्छी पकड़ा। अभी हमारे पास 20 किलो वाला टोकरी है। ये भी बड़े मुश्किल से हम लोग को भरते हैं, कभी तो भरता है कभी तो नहीं भरता है। अगर ऐसे चीज़ें चलें तो तंजीम अपना काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर सुनने वाला हो तो शायद यही तंजीम ग्वादर के सारे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर को सही करेंगे। अभी तो ये तंजीम है, हम लोग तो आते हैं इसको बोलते हैं, ये जाके उधर बोलते हैं, लेकिन इस मसले में अभी तक दिलचस्पी नहीं हुआ है। यूनुस अनवर की जानिब जाते हैं। यूनुस अनवर, आप हमें बताएं कि माहीगीरों के मसाइल और ऐसी आपसी झगड़ों के हल में माहीगीर तंजीमों और नुमाइंदों का क्या किरदार होता है। क्या आपकी तंजीम ने हालिया किसी मसले को मौसर तरीके से हल किया है? मुझे याद है कि 2006 और 2007 में तकरीबन पसनी और ग्वादर के माहीगीरों के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो उस वक्त भी हमारे तंजीम ने पसनी में जाकर वहाँ के नुमाइंदों से बात की, वहाँ के माहीगीरों से बात की, ताकि मसला बरादराना तौर पर हल हो। तो इसी तरह जब जीवनी के माहीगीरों का मसला हुआ तो मरहूम कैप्टन रिटायर तारिक साहब थे, उस वक्त कमिश्नर थे, तो उसने हमारी तंजीम को दावत दी कि ये जीवनी के माहीगीरों के मसले पे आप किरदार अदा करें। तो हम उनके साथ गए, हम वहाँ जीवनी के माहीगीरों के साथ मिले। हमारी तंजीम ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और वहाँ पर उनकी हड़ताल भी ख़त्म हुई और झगड़े को एक हद तक हल करवाया। फिर इसके बाद गंज और ग्वादर के माहीगीरों में शिकार के मसले पर 1-2 दफ़े बल्कि लड़ाइयाँ हुई। तो तंजीम ने कोशिश की कि हम इसको बेहतर हल कर सके। तो चूँकि हमें देखना भी पड़ता है उस वक्त उस फरीक की पोजीशन क्या होती है। हमें जायज़ बात पर यह नहीं देखना चाहिए कि हम ग्वादर के बुनियादी रहने वाले हैं और गंज एक छोटा सा इलाका है तो हम उसकी हक तलबी करें। तो हमने वहाँ बेहतर किरदार अदा किया, बल्कि ये किया कि गंज के एरिए में अपने माहीगीरों को यह कह दिया कि वहाँ उनकी इजाज़त के बगैर, गंज के लोगों की इजाज़त के बगैर शिकार करना ममनू है। तो हमने उनका साथ दिया। इसके साथ बाद खप्पर और सोरबंदर के माहीगीरों के दरमियान छोटी और बड़ी कश्तियों में फिर झगड़ा शुरू हुए। तो उस वक्त भी हमारे दोस्तों ने हमें बुलाया, हम गए, हमने सोर वालों से मिन्नतें की, खप्पर वालों से मिन्नतें की कि आपस में ये झगड़े सुलझाए जाएं, ताकि हम, चूँकि हम एक छोटा सा एरिया है ग्वादर डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें हम एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जान पहचान भी है। तो हमने कोशिश की कि अपनी तंजीम की तरफ से उनकी ताउन से एक दूसरे में बरादराना रवैया को आगे लाएं। तो इसी तरह पुराने ज़मानों में जैसे हमारे बुज़ुर्ग कह रहे थे, उस वक्त तो खौदा का ज़्यादा ज़माना था। उस वक्त के खौदा ने भी बहुत से फैसले किए, बल्कि ऐसे फैसले किए कि बहुत से फैसलों में जो खौदा थे उन लोगों ने अपने जेब से भी पैसे दिए ताकि वो मसले हल हो जाएं। जो आपसी मसले थे, जैसे किसी का नुकसान हुआ था, कुछ जालों का नुकसान हुआ था, तो उनको अपनी जेब से भी पैसे दिए ताकि उस गरीब की जाल को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो और मसला भी हल हो। तो उस ज़माने में खौदा ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो इसके अलावा माहीगीरों के ब्रेक वाटर का मसला रहा है,
दीमीज़र और पदीज़र में, ईस्ट में और वेस्ट में, तो वहाँ पर भी तंजीमों ने बेहतर किरदार अदा किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त दोनों ग्वादर के दोनों तरफ ब्रेक वाटर बने हुए हैं। इसके साथ ट्रॉलर के हवाले से हमारी तंजीम ने कोशिश की कि हम ट्रॉलर के खिलाफ बिल्कुल रोडों पे निकलें। तो ग्वादर जेटी के सामने 2004-2005 में गालिबन एक धरना दिया था, 3 दिन का धरना दिया था। उसके बाद फिर हमारी तंजीम हाई कोर्ट में गई और जो काल पीस का एक निज़ाम था जो BCD की तरफ से, उसको चैलेंज किया गया। फिर उसको भी कोर्ट से हमें कामयाबी हासिल हुई। तो ये तो कामयाबियाँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात हम समझते हैं कि तंजीम का रोल ये है कि वो अपने माहीगीरों के दरमियान रहे। तो उसमें माहीगीरों के साथ दरमियान में रहने में ये फ़ायदा है कि उनकी छोटी बड़ी परेशानियाँ वो खुद भी आंखों से देख भी सकते हैं और माहीगीर को उनके पास आने में आसानी भी होती है कि झगड़े जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो हम समझते हैं कि पुराने ज़माने चूँकि खौदा का ज़माना था, तो आज के ज़माने में थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, इदारे बने हैं, मुख्तलिफ इदारे बने हैं, मुख्तलिफ तंजीमें बनी हैं। तो पूरे कोस्ट में तंजीमें बनी हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारा तंजीम है, पूरे कोस्ट में तंजीमें हैं। और हर तंजीम कोशिश कर रहा है कि माहीगीरों के दरमियान बरादराना रवैया रखे और आपस में ताल्लुकात भी अच्छे हैं। हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं और ज़रूरत के टाइम एक दूसरे का आवाज़ें भी देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ चल सकें। बुज़ुर्ग माहीगीर रहनुमा रसूल बख्श कोच से ये पूछते हैं कि आप आज के तरक्याती अमल में आप माहीगीरी के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और मौजूदा माहीगीरों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये तो एक तसल्ली वाली बात थी जो हमने भी ये महसूस किया था कि तरक्की एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, उसको नुकसान की जगह फ़ायदा मिलती है। लेकिन अगर बात करते तो माहीगीरों का, मैं समझता हूँ कि ये तरक्की जो ग्वादर में आ गया या दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, मैं देख तो नहीं रहा हूँ अपने ग्वादर में, ये फ़ायदा की जगह माहीगीरों को नुकसान हो गया। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि पहले माहीगीर आज़ाद थे शिकार करने के लिए, अभी पाबंद है। वो कैसा पाबंद है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम पहाड़ के करीब जाओगे, ज़्यादातर शिकार तो पहाड़ों की मिलती है, जो पहाड़ पानी का अंदर है, मछलियाँ वहाँ ज़्यादा शिकार माहीगीर करते हैं, ज़्यादा मछली पकड़ती हैं। आजकल पहाड़ के करीब पाबंदी है। अगर कोई शिकार कर रहा है तो अपने मजबूरी में आंखें बंद करके शिकार करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आज़ाद नहीं है। जो पहले ज़माने में आज़ाद थे उसको कोई इस तरह की परेशानी नहीं थे। जिस तरह मच्छी भागा था, माहीगीर उसका पीछे था, जहाँ उसको हाथ लगा मच्छी वहाँ पकड़ लिया। आज ऐसा नहीं है। फर्ज करो अगर पोर्ट की तरफ जाए मच्छी, तुम तो पकड़ नहीं सकते हो, तो ये सोचते हैं कि यहाँ तो मना है। ज़माने में मना नहीं था। ज़माने में खुला समंदर, जहाँ किधर वो पीरियड था। अगर कोस्ट गार्ड की तरफ जाए मच्छी उसके करीब, फिर भी तुम परेशान, वहाँ पकड़ नहीं सकते हो मच्छी। आजकल चीना कानूनी है, वहाँ भी तुम परेशान। इसके आगे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसको अरगोड नाम देते हैं, कभी नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो हर जगह सिट्टियाँ बजती है, माहीगीर के ऊपर सिट्टी लगती है। पहले तो ऐसा नहीं था। ये वो फ़ायदा थी ज़माने की, ये नुकसान है आज ज़माने की। अब तो दुनिया तो कहती है कि तरक्की हो गया, लेकिन माहीगीर की तरफ तरक्की नहीं आ गया। माहीगीर को अलबत्ता ये पाबंदी के बावजूद शिकारगाहें कैसे कब्जा हो चुकी हैं, वहाँ हम शिकार माहीगीर नहीं सकते हैं। कहीं दूर दराज पेट्रोल जला जला के मजबूरी में
अपने पेट पालने के लिए करीबी शिकार गांव हम छोड़ते हैं, हम दूर जाते हैं शिकार करने के लिए। कभी तो पेट्रोल का पैसा मिलता है उसको, और मुझे भी मिलता है, खलासियों को मिलता है, कभी तो नहीं मिलती है, पेट्रोल भी उधार होती है आपके ऊपर। यह तो नुकसान माहीगीरों का हो गया ये तरक्की के ज़माने में। हाँ, अलबत्ता एक फ़ायदा माहीगीरों को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। ये तरक्की के ज़माने में एक फ़ायदा माहीगीरों को मिलना चाहिए वो जो नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूँ। वो कौन सी फ़ायदा है? फ़र्ज़ करें हमने तो यही सोचा था कि यहाँ पोर्ट बनेगी, बाकी जितने भी इलाके हैं, थाईलैंड है, सिंगापुर है, बैंकॉक है, थाईलैंड है। जब हम लोग बचपन में थे, हमारा बाबा दादाओं के ज़माने थे, उस ज़माने में कोलंबो की जहाज़ यहाँ खड़ी थी ग्वादर में। जो जितने बक्कार वालों थे उसने साल भर की मछलियाँ जमा की। सिंगापुर में, कोलंबो में जहाज़ आया था, उसने एक साथ मच्छी लेके गया था, ग्वादर से उठाया कोलंबो तक लेके गया, थाईलैंड या बैंकॉक लेके गया। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। तरक्की तो आज आ गया, पहले तो तरक्की नहीं थी, लेकिन माहीगीर के लिए वो ज़माना फ़ायदेमंद था। वो फ़ायदेमंद क्या थी, उसका फ़ायदा क्या था कि व्यापारियों को इतना परेशानी नहीं थी कि हम मच्छी तो ले रहे, हमारे मच्छी पड़े हैं लेकिन ग्वादर में पड़े हैं। उसके ज़माने में ये कानून था, ये एक सिस्टम था, जो बड़ी जहाज़ पानी का आया, ये सब का मच्छी पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जीवनी का, गंज का, पिशकान का, ग्वादर का, सुर का, पसनी का, उरमाड़े का, ग्वादर में आया। तो सब ग्वादर में लेके आया मच्छी, जहाज़ वाले ने उठाया, व्यापारी का परेशानी ख़त्म, माहीगीर का परेशानी ख़त्म। माहीगीर को कभी ये परेशानी नहीं था कि फैक्ट्रियाँ बंद है, मच्छी नहीं पकड़ो। वो बक्कार के ज़माने में था, एक दिन भी ऐसा दिन मैंने नहीं देखा कि भाई समंदर नहीं जाओ, बक्कार बंद है, ऐसा नहीं था। आजकल हम देख रहे हैं कोई अच्छे दिन आएगा, बोलते 10 दिन छुट्टी है, फैक्ट्री माल नहीं उठाता है, ये तो नुकसान माहीगीर का है। फिर ईद का दिन आएगा, फिर 10-12 दिन छुट्टी है, समंदर नहीं जाओ, ये नुकसान माहीगीर का है। फिर कोई अच्छी कोई भी अच्छी दिन हो जो फैक्ट्री वाले समझते कि भाई ये हमारा लिए अच्छा दिन है, माहीगीर समंदर अगर जाएगा तो हम खरीदी नहीं करेगा, वो अपना फैक्ट्री बंद करेगा। पहले बक्कार थे, बक्कारों में ऐसा कोई परेशानी नहीं लाया। मैंने समझा ना कि पाबंदी पिला जगह में मछली पकड़ना पाबंदी है। अगर इसका फ़ायदा मिलना चाहिए माहीगीर को ये तरक्की के दौर में, वो इस तरह की एक चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है? फ़र्ज़ करें हमारे ग्वादर के पानी में कोई बड़े कंपनी का जहाज़ खड़ा है, वो थाईलैंड का हो या स्टेना का हो या सिंगापुर का हो, वही लोग जो मच्छी खरीद रहे पाकिस्तान का, उसके जहाज़ यहाँ खड़ा है ग्वादर में। माहीगीर मछली पकड़ती है, वो ताज़ा माही खरीदता है, वो खुद पैक करता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? माहीगीर को फिर असल रेट मिल सकती है, फिर थोड़ा परेशानियों में कमी आ जाती है, रेट के वजह से वो अपनी ज़िंदगी चला सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ज़माने में बक्कारों की दौर में एक सेठ था, उसका नाम था व्यापारी, उसका साइड में एक बंदा था, उसका नाम था मुंशी। 2 बंदा उसने रखा। एक बंदा रखा कि तुम मच्छी खरीदो, उधर बोली में जाओ, बोली लगाओ, जो मच्छी तुम्हें पसंद आएगा ये रेट में खरीदो, बक्कार में भेजो। एक था लिखने वाला, वो जो बोली लगाता था उसका भी तनख्वाह था, उसका कोई कमीशन नहीं था, वो भी तनख्वाहदार थे। वो जो लिखने वाला था उसका नाम था मुंशी, वो भी तनख्वाहदार थे। आज के तरक्की के दौर में माहीगीर ज़वाल में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। वो कौन सी नुकसान है? माहीगीर का मच्छी 10 आदमियों के पास पैरामा हैंड जो है, जो मच्छी व्यापारी है, मच्छी खरीदता है, उसका पास जाता है। ये भी ब्रोकर, ये लेता है इससे देता है, ये लेता है इससे देता है, ये लेता है इससे देता है, ये सब कमीशन खोर है। हर किसी का कमीशन है। मिसाल के तौर पर आज के दिन की बात है, कल के दिन की बात है, एक हफ्ते की बात है,
झींगा एक नायाब एक अच्छी मच्छी है, उसका नाम झींगा है। वो जो असल खरीदार है वो 1500 रुपये में किलो लेते हैं, लेकिन किनारे में जो उसके वज़न पड़े हैं, उसके बक्से पड़े हैं, उसके बंदे खड़े हैं, वो सब माहीगीर अपने ज़ुबान को उसको कारीगर कहता है। कारीगर क्यों कहता है कि ये खुद मच्छी जा नहीं बेचता है, ये इधर से लेता है दूसरे को देता है, इधर से इधर। इसको हम कहते हैं काड़ी वाला। अभी काड़ी वाला क्या मज़ा कर रहा है, झींगा का रेट 1500 है, झींगा पकड़ने वाला माहीगीर को दे रहा है 1100। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल जाके पूछो, अगर ये हकीकत नहीं है तो 400 रुपया यही कमीशन कोरों का है। ये इससे देगा इसका 100, ये उसके देगा उसका 100, ये उसको देगा उसका 100, ये इसका देगा उसका 100। जब पांचवें में जाएगा 400 रुपया माहीगीर का कट गया, 1500 में 1100 रुपया माहीगीर को मिल गया 1 किलो का ऊपर। ज़माने में ऐसा नहीं था, होती ही माहीगीर का फ़ायदा उस ज़माने में। एक व्यापारी था, एक मुंशी था, इसका भी तनका उसका भी तनका, कोई कमीशन कोर नहीं था। ये वो ज़वाल है आज मौजूद है, ये ज़वाल माहीगीर के लिए है। सलमान मोहम्मद, क्या आप मौजूदा तरक्की अमल से माहीगीरों के मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन हैं, और आप नौजवान माहीगीरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आगे के दौर में मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे समंदरों में मच्छी का तादाद पहले से बहुत कम हो गया है। और रही बात हमारी नया नस्ल जो समंदर का काम कर रहा है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अल्लाह के लिए ये काम नहीं करो कि एक दिन में मच्छी आ गया, या फर्जी बात है साड़ी मच्छी आ गया, एक दिन में 4 चक्कर लगाओ, 4000 किलो के बारे में नहीं सोचो। आज अगर एक ही चक्कर में 1000 किलो मिल गया, या बस से कल भी मिलेगा, फिर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं आज मच्छी आ गया, बस हमारे जहन में ये बात फील्ड है आज मच्छी आ गया। अभी हम लोग ये भी नहीं सोचे कि हम इंसान हैं, 4 चक्कर 5 चक्कर 5000 किलो के बारे में हम सोचें। अभी हम लोग आते हैं तो हमारे ऊपर फायदा कौन करता है, हमारे ऊपर परसेंटेज लगते हैं 30%। अभी तो हम लोग ये सोचते हैं बस माल निकले जल्दी 40%। अभी हमारे ऊपर फायदा वो लोग कर रहे हैं, वो तो अरबों में खेल रहे हैं। हम लोग बस अपने यही सोच रहे कि हमारा गुजरान हो रहा है। हम लोगों को, मैं अपने जो नया नस्ल है अभी काम कर रहा है समंदर पे, मैं खुदा के लिए लोगों को एक पैगाम देता हूँ, ये समंदर हमारा है, हमारा वसाइल साइल, अगर हमारा बाल भी हम काटते हैं तो समंदर के पैसे हैं, सर से लेकर पाँव के चंपल तक को अपना समझे, इससे थोड़ा मोहब्बत करें। और रही बात अगले नस्ल की, अगले नस्ल को छोड़ो, अगर ऐसे हम लोग काम करें ना, कुछ ही सालों में हम लोगों का भी गुजराना नहीं होएगा। हम फिर यही बोलते हैं हमारे भाई हैं, जो भी माहीगीर हैं सब हमारे भाई हैं। ये सोचे, ये जानते भी कहाँ फायदे कहाँ नुकसान है। एक छोटी सी बात है, मैं झींगा पे हूँ, मैं खुद नाकुआ हूँ, 15-20 साल से नाकुआगिरी कर रहा हूँ बचपन से। जब हमारे झींगा के जाले में ज्यादा होता है, हम लोग अपने हिसाब से उसको बोलते हैं गन, वो भी मच्छी है, जैसे सवास का छोटा नस्ल है उसका नस्ल है, हम लोग उसको गंद बोलते हैं क्योंकि वो बिकता नहीं है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, उसमें गंद बोलते, उसका झींगा निकालो, जाला इधर फेंको। यार खुदा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना समझो कि हमारा उन लोगों का, काश्तकारों का ज़मीन है, वो डगार बोलते हैं अपना, हमारा ये डगार है, इधर रोको नहीं, फेंको नहीं, बीज नहीं फेंको। झींगा का सीज़न खत्म होता है, पापलेट का सीज़न आता है, पापलेट का सीज़न खत्म होता है, बांगड़े का सीज़न होता है। बस हमारे लोगों को यही चाहिए, थोड़े से मोहब्बत करें, क्योंकि ये हमारा ज़रिया है। अगर हम लोग आगे के बारे में सोच रहे हैं, अगर आगे हम इधर से कमाएं, इधर से अपना पेट पालें, तो इससे मोहब्बत करो।
माहिगीर इत्तेहाद गवादर के रहनुमा यूनुस अनवर से पूछते हैं कि आप मौजूदा तरक्याती अमल में माहीगीरी के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं और मौजूदा व नौजवान माहीगीरान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस तरक्याती अमल में मैं तो माहीगीर के बारे में सोचता हूँ, शायद इस तरक्याती अमल में माहीगीरी के अलावा कुछ तबकों को शायद ग्वादर में फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कुदरती कोरल जो है उसके लगाने का कोई सिलसिला शुरू किया जाए ताकि हमारे समंदर बेहतर हो सके और उसकी माहौलियात को फ़ायदा हो सके। ऐसा कोई मंसूबा अभी तक मेरे सामने नहीं गुज़रा। इसके अलावा आज तक हमारे माहीगीरों को बच्चों को कोटे के तौर पर स्कॉलरशिप के हवाले से कहीं पर भी मैंने नहीं पाया कि मैं समझूं कि इस तरक्याती अमल में हमें हिस्सादार बनाया जा रहा है तो हमारे माहीगीरों को बच्चों को भी कोटा दिया जाए कि वो पढ़ लिख कर फिर माहीगीरी करें, ये बेहतर माहीगीरी कर सकते हैं, तो वो भी मैंने नहीं देखा। इसके अलावा इस तरक्याती अमल में रोज़मर्रा की शायद चीज़ों में बेहतरी आई हो, लेकिन हमारे समंदरी हदूद महदूद होते जा रहे हैं। स्पेशली ईस्ट बे की हम बात करते हैं ग्वादर शहर की, तो वहाँ पर बहुत से जगह अब ममनुआ आस्ते आस्ते हो रहे हैं, शायद पोर्ट की ज़रूरत की वजह से, लेकिन उसके मुतबादिल हमें और कोई ऐसा समंदर में जगह नहीं बनाया जा रहा कि हम कहें चलो ये जगह शिकारगाह की सूरत में ख़त्म हो रहा है या परवरिशगाह की सूरत में ख़त्म हो रहा है तो दूसरी जगह पे परवरिशगाह बनाया जा सके ताकि मछलियों की मस्कन हो और वहाँ पर परवरिश पाएँ और ज़्यादा मछलियाँ आएँ। इसके अलावा आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने से एक न्यूज़ गुजरी है, वो ये है कि सुरबंदर के बिल्कुल ही नज़दीक शिप आर्ट बनाने की एक सिफारिश हुई है, तो वो मंसूबा भी मैं समझता हूँ कि हमारे समंदर के लिए माहौल दोस्त नहीं है, तो उस पर भी गौर करना चाहिए कि हमारे समंदर के पास ऐसी चीज़ें ना बनाई जाएं जो समंदरी माहौल दोस्त ना हो, तो इससे भी हमें नुकसान है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इस तरक्याती अमल में हम जब तक चिल्लाते नहीं हैं, एहतजाज नहीं करते, तो हमारा ब्रेक वाटर हो या कि ऐसी हमारी ज़रूरतें हों वो हमें नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए था कि इस तरक्याती अमल में हमारी मशावरत के साथ चीज़ों को बेहतर किया जाता। ग्वादर में बाकायदा एक कौंसल बनाया जाता जहाँ पर माहीगीर नुमाइंदे भी होते और तरक्याती अमल में वो देखते कि कहाँ पर नुकसान आते हैं, कहाँ पर फ़ायदे हैं, वो भी अपना तजावीज़ दे देते, तो मेरे ख्याल में चीज़ें और भी बेहतर हो सकती थी। और अभी भी वक्त नहीं गुज़रा, अभी भी बहुत टाइम है, मेरे ख्याल में कौंसल बनाया जाए जिसमें हमारे माहीगीर तंजीमों के नुमाइंदों को भी इसमें हिस्सावार किया जाए कि ग्वादर को कैसे डेवलप किया जाएगा, तो उसमें माहीगीरों के लिए या समंदर के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। इसके साथ फिश फार्मिंग पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने नहीं पाया कि हम तरक्याती अमल में हमने किसी जगह पे फिश फार्मिंग का कोई अमल नहीं देखा या कोई मंसूबा मेरे सामने से नहीं गुजरा कि हम समझें यहाँ से भी 10-20 हज़ार माहीगीर समंदर के साथ साथ अपने बच्चों को नई टेक्निकल तौर पर माहीगीरी के साथ फिश फार्मिंग की तरफ लेके आएँ, या समंदर के अंदर फिश फार्मिंग भी की जा सकती है। आजकल तो दुनिया जदीद तरक्की कर चुका है, तो उसमें भी हमने अभी तक ऐसा कोई मंसूबा हमारे सामने से नहीं गुजरा, तो हम समझते हैं कि इन मंसूबों को करने की ज़रूरत है ताकि माहीगीरी को मुसलसल किया जा सके। और मैं अपने जितने भी माहीगीर हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि हमारी इत्तेहाद, हमारी इत्तफाक़ी हमारी कामयाबी है और हमारी रोज़गार की तहफ़्फ़ुज़ है और हमारी समंदर की माहौल दोस्ती की ज़मानत है। इसके बगैर हमारी समंदर भी हमसे दूर होता जाएगा और हमसे समंदर की मोहब्बत भी दूर होती जाएगी। जी नाज़रीन, आज जैसा कि आपने सुना, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने संजीदगी और तजुर्बे के रोशनी में माहीगीरी की माजी, आल और मुस्तक़बिल पर रोशनी डाली। इन गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि माहीगीरी न सिर्फ एक पेशा है बल्कि एक सकाफ़त, एक तर्ज़ ज़िंदगी है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है। हमें चाहिए कि माहीगीरों के मसाइल को संजीदगी से
लिया जाए, उनकी तंजीमों को मजबूत किया जाए और पायदार और माहौल दोस्त तरीक़ों को फ़रोग दिया जाए ताकि ये पेशा आने वाली नस्लों तक महफूज रह सके। मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम नाजरीन का भी कि आपने वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को देखा। अगली नशस्त में एक नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।